हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी आज के वीडियो में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। और एग्जाम आपके सर पे हैं और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये एग्जाम से 2 दिन की पहले की तैयारी के लिए बना रही हूँ। देखिए आपका एग्जाम क्योंकि ऑलमोस्ट सर पे है, आ चुका है। 120 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके 2 पार्ट्स में अक्सर आपको बताती हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी, और फिर ये पार्ट सी। पार्ट सी का मैंने पूरा कॉस्टिंग का वीडियो बना के उसकी प्लेलिस्ट बना के इवन मैंने यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ। तो इसकी तैयारी आपकी हो चुकी है। और जो आज के वीडियो में हम तैयारी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पार्ट ए की तैयारी, जिसमें आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह से आपका पार्ट बी की तैयारी, आपके पार्ट बी की तैयारी हम करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 नंबर इस तरह से यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से आपके 40 नंबर के आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। बचे 80 नंबर। 80 नंबर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए डाल चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग अपना चालू करते हैं आज 2 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आपके 40 मार्क्स तो स्कोर हो जाएं। देखिए 120 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, 120 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, उस 120 में से आपको पास होने के लिए 48 नंबर चाहिए और 40 नंबर में आपके अभी तैयार करवा रही हूं यहाँ पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला मैं आपको पहले डाल चुकी हूँ। अब बात करते हैं मटेरियल वाले चैप्टर की। हम बात करते हैं मटेरियल में, हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की। बात होती है सामग्री नियंत्रण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखिए पहले मटेरियल कंट्रोल हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट, किसी भी वस्तु की लागत जो है वो कम आए। और किसी भी वस्तु की लागत को कम करने के लिए उसका मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना आवश्यकता है। इसी ऐसे ही हम लेबर को करेंगे, ऐसे ही हम ओवरहेड को करेंगे। तो फिलहाल हमने स्टार्ट किया मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। कहता है सामग्री नियंत्रण हम कर रहे हैं, उसके 2 उद्देश्य बताओ। कहता है पहला उद्देश्य है सामग्री की पर्याप्त एवं निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्योंकि अगर मैंने मटेरियल कंट्रोल नहीं किया, मतलब मैं मेरी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मटेरियल की कमी पड़ गई, तो हमारी लेबर जो है उसको तो मेरे को मजदूरी देनी पड़ेगी, तो हमारी कॉस्ट हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी जो मटेरियल है वो कंपनी में निरंतर उपलब्ध हो सके। ठीक है, उत्पादन कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहे, इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री समय पर और उचित मात्रा में उपलब्ध करानी सामग्री नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। इससे उत्पादन प्रक्रिया बाधित नहीं होती। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या है हमारा, लागत को न्यूनतम रखना। सामग्री की अनावश्यक खरीद, अगर मान लो मेरे पास में ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है और मैंने दोबारा सामान मंगवा लिया, तो इससे क्या होगा, सामान हमारा खराब होगा, सामान की चोरी होगी, है ना। और होने से बचाकर लागत को कम करना भी सामग्री नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब ये निकला कि मटेरियल कंट्रोल जो है, इसके 2 उद्देश्य क्या है। एक तो बिना बाधा के हमारा कार्य चलता रहे, जिससे मेरा प्रोडक्शन रुके नहीं, और अगर मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो मार्केट में मैं आउट नहीं होंगी। ठीक है। और एक दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि जो हमने अगर एक्सेस में माल खरीद लिया तो वो चोरी होने का डर होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मेरी कंपनी में कितना माल पड़ा हुआ है, खराब होने का डर होता है। और जब कभी मेरे को माल की जरूरत पड़ी और उस समय माल अगर नहीं मिला, तो मेरे को हाई रेट पे भी माल खरीदने को पड़ेगा। ये हमारे सामग्री नियंत्रण के 2 उद्देश्य हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए वो कहता है आपसे, पुनः आदेश स्तर से क्या आश्रय है। पुनः आदेश स्तर का मतलब रीऑर्डर स्टॉक लेवल। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल से आश्रय बता रहा है। पुनः आदेश स्तर वह न्यूनतम भंडार स्तर से है, मतलब जब मेरे पास में मिनिमम मटेरियल बच जाएगा तो मैं दोबारा ऑर्डर कर दूं। क्यों, अगर मिनिमम माल मेरे पास में पड़ा हुआ है और मैंने ऑर्डर नहीं किया, कच्चा माल मंगवाने के लिए मैंने ऑर्डर नहीं किया, तो उसका नेगेटिव असर ये होगा कि जो हमारी पास में अभी माल पड़ा हुआ है वो यूटिलाइज हो जाएगा और माल आएगा नहीं। माल आएगा नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, सप्लाई नहीं करूंगी तो मेरा माल कहां से बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो मुझे जो है प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं उसमें हमारे लिए रीऑर्डर स्टॉक लेवल भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए अब एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम लोग। रीऑर्डर स्टॉक लेवल से आश्रय वह न्यूनतम भंडार स्टॉक स्तर से है जिस पर पहुंचते ही नई सामग्री का
आदेश दिया जाना चाहिए, जो अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया था, ताकि पुराना स्टॉक समाप्त होने से पहले नई सामग्री प्राप्त हो जाए और उत्पादन कार्य में कोई रुकावट नहीं आए। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल जो है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम यूज इसकी इस हफ्ते या इस महीने मुझे कितना मैक्सिमम यूज करना है, कितना सामग्री का काम में लेना है और उसकी मैक्सिमम टाइम कितने समय में मेरे पास में सामग्री आ जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गिव फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। खाली फॉर्मूला बता रहा है कि मेरी कंपनी में मैं कितना मैक्सिमम स्टॉक रखूं। तो कहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, में से मैं माइनस करूंगी मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम।
टाइम क्या बोल रहा है वो आपको? कहते हैं जस्ट इन टाइम क्या है आपका? कहते हैं जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो, जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तब उस सामग्री को खरीदो। आज मान लो कोई एक साधारण परिवार है और वो साधारण परिवार ये कहता है कि यार मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकूं, लेकिन सोना बहुत नीचे आ गया, तो क्या मैं सोना खरीद लूं? अब अगर मैंने सोना, अब आज की डेट में तो ऊंचा जा रहा है सोना, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि सोना नीचे आ गया, अरे भाई खाने को तो रोटी चाहिए ना, खाने के लिए सोने के बिस्कुट थोड़ी खाएगा आदमी। तो जितनी जरूरत हो, देखो सही सामग्री को सही मात्रा में सही समय पे खरीदें, इसको बोलते हैं हम लोग जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है जस्ट इन टाइम क्या है। फिर हम 8वें क्वेश्चन पे अपने आए, अधिकतम स्टॉक स्तर पर एक टिप्पणी लिखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम स्टॉक लेवल। की मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? देखिए, अधिकतम स्टॉक स्तर मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल से आशय उस उच्च सीमा से है जिसके ऊपर किसी सामग्री का भंडारण नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने कह दिया भैया मैक्सिमम मेरे को 3 रोटी की भूख है, तो मैंने 3 रोटी खा लिया, अब चौथी खाऊंगी तो क्या होगा? चौथी खाऊंगी तो मेरे को अनईजी होगा, ओवर ईटिंग होगा, तबियत खराब होगा। तो कह रहे सामग्री का भंडारण नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यह वह अधिकतम मात्रा है जिसे पार करने पर संस्था में अनावश्यक पूंजी निवेश, भंडारण व्यय तथा सामग्री के खराब होने या अप्रचलन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ज्यादा खा लिया तो क्या होगा भैया? तबियत खराब होगी, डॉक्टरों का खर्चा आएगा, खुद का नौकरी पानी नहीं कर पाएंगे हम लोग, टाइम वेस्ट होएगा हमारा, एनर्जी वेस्ट, और सबसे बड़ी बात मेंटल लेवल वेस्ट होएगा आपका। देखिए, अब ये तो मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन करवाई है। मैंने कोशिश करा आपको कि मटेरियल कॉस्टिंग में मैं आपको 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन करवाऊं, तो 20 मार्क्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दे दिए, इनका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 2 मार्क्स में दे चुकी हूँ, तो 20 मार्क्स का आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल के चैप्टर पर। वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल, वही 2 मार्क्स से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। कह रहे सामग्री के संकेतांक से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय द कोडिफिकेशन, कोडिंग करना, कोडिफिकेशन क्या होता है? कोडिंग करना ऑफ मटेरियल। सामग्री के संकेतांक से आशय उस विशिष्ट संख्या, कोड या चिन्ह से है जो किसी संस्था या कारखाने में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री को पहचान देने के लिए प्रदान की जाती है। यह कोड उस सामग्री की पहचान, वर्गीकरण तथा नियंत्रण के उद्देश्य से दिया जाता है ताकि उसे आसानी से पहचाना, संग्रहित एवं निर्गमित किया जा सके। ये हमारा आ गया कोडिंग। कोडिंग समझते हैं ना हम कि कोडिंग क्या होती है? कि जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो तो होता है ना कि आर्ट्स का सेक्शन अलग है, कॉमर्स का अलग है, तो कोडिंग करते हैं हम उसको, हम लोग क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर? सामग्री के मतलब कोडिफिकेशन, संकेतांक बोलते हैं हम उसको। दूसरा आता है आपका बिन कार्ड। क्या है बिन कार्ड? क्या होता है बिन कार्ड? वह अभिलेखी रिकॉर्ड है जो गोदाम में प्रत्येक सामग्री के भंडारण स्थान पर, मतलब स्थान बिन पर रखा जाता है। इससे उस सामग्री की प्राप्ति, रिसिप्ट और निर्गमन तथा शेष मात्रा बैलेंस का दैनिक विवरण दर्ज किया जाता है। अर्थात बिन कार्ड भंडारण में रखी सामग्री की वास्तविक फिजिकल मात्रा का लेखा जोखा करते हैं। मैंने आपको जो लीफो फीफो मेथड बताया था, तो उस लीफो फीफो मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा रिसीप्ट, इशू और बैलेंस, तो वही तो इसने बिन कार्ड रहा कि सामग्री का लेखा जोखा कर रहे हैं वहां पर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आता है सामग्री बिल से क्या तात्पर्य है? सामग्री बिल, व्हाट इज मीन बाय द बिल ऑफ मटेरियल? सामग्री बिल से आश्रय उस सूची, स्टेटमेंट से है जिसमें किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का विवरण, मात्रा, कभी कभी उसकी अनुमानित लागत दी जाती है। अर्थात किसी उत्पादन को बनाने के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की कितनी मात्रा चाहिए, ये जानकारी सामग्री बिल में दी जाती है। एक मालिक ने मेरे से कहा कि मैडम आपको है ना एक पेन बनाना है, तो मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट दी कि पेन के लिए मुझे है ना प्लास्टिक चाहिए, मुझे निब चाहिए, मुझे इंक चाहिए, मुझे उसका जो है कैप बनाने के मतलब मेरे को मशीन चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, और मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट ऊपर उसमें छपा हुआ होता है ना कि इस कंपनी का पेन है। तो ये सामग्री बिल हो गया। किसी सामग्री को बनाना मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यक सूची
किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब लिखा होता है, उसको सामग्री बिल कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, अगर आपने ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके साथ में चाहे नोट्स बना लो, चाहे इसको पॉज कर करके मैंने पूरे आंसर दिए जो आप एग्जाम में एज इट इज लिख के आ सकते हैं। और आपके अगर आप एग्जाम में एज इट इज लिखी आए तो ये मान के चलिएगा कि जो 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन हैं उनमें से 10 में से 10 नंबर आपके आएंगे। इसी तरह से जो आपके 10 नंबर के 2 क्वेश्चन है मतलब 20 नंबर, ये मान के चलिए 20 में से आपके 20 नंबर आएंगे। मतलब मैंने इतना मैटर आपको दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मटेरियल रिसीव नोट? भैया जब मेरे पास में मटेरियल आ गया, देखो पहले पढ़ के बताती हूँ। सामग्री प्राप्ति प्रपत्र सामग्री नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सुनिश्चित करता है कि खरीदी गई सामग्री सही मात्रा एवं गुणवत्ता में प्राप्त हुई है। लेखांकन और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी। देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। एक स्टोर कीपर है, सॉरी परचेजिंग डिपार्टमेंट ने माल खरीदा, इसने किसको दिया? स्टोर को दिया। स्टोर ने अकॉर्डिंग टू सैंपल उसने जांचा कि हाँ भैया ये माल बिल्कुल सही है, जो मेरे को चाहिए था वो है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल रिसीव नोट कहलाएगा। अच्छा, इसी को मैं अब बोलती हूँ। एक सेलर है, एक सप्लायर है या सेलर है। ये सेलर और एक परचेजिंग डिपार्टमेंट ने जब इससे माल खरीदा, परचेज किया, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने चेक किया कि अकॉर्डिंग टू सैंपल या जो मैंने कीमत निर्धारित करी थी टेंडर में, जो इसने बोला था वो, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली आई है। तो वो काय में दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है मटेरियल रिसीव नोट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पे आए हम लोग। सामग्री क्रय के विभिन्न चरणों को संक्षेप में बताइए। देखिए सामग्री, वो कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप ऑफ मटेरियल परचेज। सबसे पहले सामग्री की आवश्यकता होगी, फिर मैंने परचेज डिपार्टमेंट को बोला, फिर उसने जो कोटेशन मंगवाई, कोटेशन के बाद में कोटेशन मेरे पास में 5 आई, 5 में से मैंने आपूर्तिकर्ता का चयन किया, फिर परचेज ऑर्डर बनाया मैंने, फिर सामग्री की प्राप्ति और जांच करी मैंने, और फिर बिल का भुगतान किया। ये मेरा हो गया सामग्री खरीदने के चरण। सही है। फिर हम आते हैं, अब ये मटेरियल का मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं लेबर में, है ना। लेबर कॉस्ट कंट्रोल के मैंने पूरे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। अब लेबर की बात करते हैं। आकस्मिक श्रमिक से क्या आश्चर्य है? कैजुअल लेबर क्या होता है? कहता है आकस्मिक श्रमिक या कैजुअल वर्कर से आश्रय उस श्रमिक से है जिसे किसी संस्था कार्यालय में अस्थायी, अनियमित या आवश्यकता का अनुसार कार्य करने के लिए रखा जाता है। उसका रोजगार स्थायी नहीं होता, उसे नियमित वेतन, स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं दीर्घकालीन में प्राप्त नहीं होती। समझ में आया? नाम से समझ में आ रहा है भैया। कैजुअल, कैजुअल का मतलब जब कंपनी को जरूरत पड़ी तब उसने श्रमिक को बुला लिया, इसलिए वो अस्थायी होता है। इसलिए वो क्या होता है? अस्थायी होता है। इसको बोलते हैं कैजुअल लेबर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, भूतुहा श्रमिक क्या होता है? गोस्ट वर्कर क्या होता है? क्वेश्चन आता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कहता है गोस्ट वर्कर से आश्रय ऐसे काल्पनिक या अस्तित्वहीन श्रमिक से है जिसका नाम वेतन पूंजी पंजी होना चाहिए। वेतन पंजी मतलब मस्टर रोल में दर्ज किया जाता है, परंतु ये वास्तव में कार्यस्थल पर नहीं होता है। अर्थात कागजों में कर्मचारी मौजूदा दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, प्राय धोखाधड़ी के लिए होता है। अब समझ में आया? कहता है गोस्ट वर्कर क्या होता है कि जो वो है, क्या बोलते हैं, सैलरी देने वाला अकाउंटेंट है, उसको एक्चुअल तो सैलरी 100 लोगों की देनी थी, 100 श्रमिक मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसने जो बनाया सैलरी, जो स्लिप बनाई, वो 120 लोगों की बने। तो ये जो 20 हैं, ये मेरे कौन है? गोस्ट वर्कर्स हैं मेरे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। मजदूरी सार से क्या आश्चर्य है? व्हाट इज मीन बाय द वेजेस एब्स्ट्रैक्ट? मजदूरी सार वह विवरण पत्र है जिसमें एक निश्चित अवधि की कुल मजदूरी का विभागवार एवं कार्यवार संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जिससे लागत निर्धारण और लेखांकन कार्य सरल हो जाता है। जैसे, चलो पहले मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। मान लो मेरे A, B, C 3 डिपार्टमेंट हैं। अब उसने क्या बोला? मजदूरी सार क्या है, वेजेस एब्स्ट्रैक्ट क्या है। ए डिपार्टमेंट में कितनी मजदूरी जा रही है, बी में कितनी जा रही है, सी में कितनी जा रही है, ये वेजेस एब्स्ट्रैक्ट है कि मैंने बताया है कि यहाँ यहाँ इतना इतना जा रहा है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी कारखाने में एक माह में कुल मजदूरी 2 लाख रुपए देनी है, मैंने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए कि साहब मेरे को मजदूरी का भुगतान करना है,
तो उसमें से पता चला 1.5 लाख तो उत्पादन विभाग में जा रही है, 30,000 प्रशासनिक विभाग में जा रही है, 20,000 मेरा विक्रय विभाग में। तो जैसे ही मैंने ये इनको स्पेसिफाइड कर दिया, ये क्या कहलाया मेरा, वेजेस एब्स्ट्रैक्ट कहलाया मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, चौथे क्वेश्चन पे आ गए। अब कहता है समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइम स्टडी। कहता है टाइम स्टडी से आश्रय उस वैज्ञानिक पद्धति से है जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जा सके। ठीक है, अर्थात किसी कुशल श्रमिक द्वारा सामान्य परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य को करने में जितना समय लगना चाहिए उसका मापन और निर्धारण ही समय अध्ययन कहलाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहता है टाइम स्टडी क्या है, अगर मैं कोई अज्यूम कर रही हूं कि इस काम को करने में मेरे को 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, तो वो मेरी टाइम स्टडी है। कौन सा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये मेरी टाइम स्टडी मेरे को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है श्रम निकासी से क्या आश्चर्य है। सब कुछ नाम से समझ में आ रहा है हमें। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, लेबर टर्नओवर। कहता है श्रम निकासी से आश्रय किसी संस्था या उद्योग में एक निश्चित अवधि के दौरान श्रमिकों के कार्य छोड़ने तथा नए श्रमिकों की नियुक्ति दर से है। अर्थात कर्मचारियों के आने जाने की प्रक्रिया को श्रम निकासी दर कहा जाता है। समझ में आया। कहता है श्रम निकासी क्या है, नाम से हमारा निकासी, एक महीने में मेरे कंपनी में कितने मजदूर तो आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं श्रम निकासी। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छठा क्वेश्चन आ गया हमारा, श्रम निकासी की प्रवाह दर ज्ञात करने का सूत्र कि जो आ रहे हैं और जा रहे हैं लोग, मैंने कहा ना आ रहे हैं और जा रहे हैं लोग, तो इसका कोई एक सेट फॉर्मूला भी तो होता होगा। तो होता है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, कितने लोगों ने छोड़ा, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, कितने लोग आए, भाई जिन्होंने छोड़ा तो उनके बदले में लोग बाग आएंगे भी तो सही ना, इनटू 100। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये हमारा हो गया यहाँ पर फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने, श्रम निकासी की आवागमन दर क्या है, फ्लक्स रेट। श्रम निकासी की प्रवाह दर से आश्रय किसी निश्चित अवधि में श्रमिकों के आने और जाने की कुल गति से है। अर्थात ये दर बताती है कि अवधि में कितने श्रमिकों ने संस्था छोड़ी और कितने ने नए ने ज्वाइन किया है। यह श्रम शक्ति में होने वाले कुल परिवर्तन के मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, तो फ्लक्स रेट बेसिकली हमारी फ्लक्स रेट क्या होती है, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, इसको हम कैसे मेजर करें, वो बताना है हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका 8वां क्वेश्चन, श्रम निकासी गणना की विभिन्न रीतियां बताओ। आ रहे लोग जा रहे, तो इनकी विभिन्न रीतियां कौन कौन सी हैं, तो रीतियों की बात हम करते हैं यहाँ पर। पहली रीति है हमारी सेपरेशन मेथड। पहला क्या है हमारा, सेपरेशन मेथड। इस विधि में केवल उन कर्मचारियों का ध्यान रखा जाता है जिन्होंने संस्था छोड़ी है। सेपरेशन में जो लोग छोड़ रहे हैं उनको, रिप्लेसमेंट में इस विधि में केवल उन कर्मचारियों को लिया जाता है जिन्हें छोड़े गए कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्त किया है। देखो सेपरेशन तो छोड़ना और ये ज्वाइन करवाना, ठीक है, रिप्लेसमेंट ज्वाइन करवाना। तीसरा कहता है फ्लक्स मेथड क्या है, फ्लक्स में आना जाना दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये 3 हमारे मेथड हैं। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निर्माणी संस्था की कार्यशैली पर श्रम निकासी का क्या प्रभाव। अरे भैया बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, लागत में प्रभाव पड़ता है। एक बार बताओ क्या कह रहा है, श्रम निकासी का प्रभाव संस्था पर क्या पड़ता है। अगर कोई टिक के काम नहीं करेगा मेरी कंपनी में, तो मेरी उत्पादन लागत तो बढ़ेगी ना। क्यों, पहले तो मैंने जो पुराने मजदूर काम कर रहे थे उनको काम करना सिखाया, अब वो काम छोड़ के चले गए तो नए लोगों को काम करना सिखाया, तो इसमें क्या मेरी उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या लागत की वृद्धि में नहीं पड़ेगा। चलो उत्पादन पर प्रभाव, कोई लगातार काम कर रहा है तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो जल्दी जल्दी निकल रहा है, कोई अगर छोड़ छोड़ के काम कर रहा है तो प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ रहा है। अधिक श्रम निकासी के कारण अनुभवी श्रमिक संस्था छोड़ देते हैं और उनकी जगह के नए कम अनुभवी श्रमिक आते हैं। उत्पादन की गति धीमी पड़ती है, कार्य में त्रुटि होती है, मशीनों का सही उपयोग नहीं होता, इससे उत्पादन बढ़ती है मेरी। ठीक है, दूसरा लागत में वृद्धि होती है। भैया लागत में कैसे होती है, उच्च
श्रम निकासी से संस्था की लागत बढ़ती है, जैसे भर्ती के लिए मेरे को जो इनका रिक्रूटमेंट करूंगी उसके लिए पूरी फॉर्मेलिटी, ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटी, विज्ञापन, अब मेरे को किसी की भर्ती करनी है तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा ना, प्रारंभिक समय में कम उत्पादकता, इन सब कारणों से प्रति इकाई कॉस्ट मेरी बढ़ जाती है। तीसरा, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अब गुणवत्ता पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? अनुभव की कमी के कारण उत्पादन की गुणवत्ता गिर जाती है। भाई नए लोग आए, उनको नई एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो अपने मतलब पहले तो उनको हम ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग के बाद भी मान लो उनमें एक आत्मीयता नहीं आती, उनको तो लगता है यार ये कंपनी ऐसी है, यहाँ पर तो आना जाना लगा रहता है। आज अगर मालिक यहाँ पर मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो, अभी तो मैं काम कर दूं, अगर ये संतुष्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी छोड़ के चले जाऊंगा। तो गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है। दोषपूर्ण डिफेक्टिव उत्पाद ज्यादा बनता है। अब जब डिफेक्टिव उत्पाद बनेगा तो ग्राहक भी संतुष्ट नहीं होएगा, बाजार में हमारी साख गुडविल भी खराब होएगी साहब। फिर कहता है कार्य वातावरण पर प्रभाव क्या करता है? लोगों के मनोबल जो है, मनोबल गिरता है कि यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, कोई मन लगा के काम तो करता नहीं है। टीम वर्क मेरा बेकार हो जाता है। असुरक्षा की भावना कि मालिक ने जब चाहा जब जिसको किसी को भी नौकरी से निकाल दिया। कार्यस्थल का वातावरण अस्थिर हो जाता है। सुपरविजन में कठिनाई होती है। एक तो एक सुपरवाइजर है, वो जानता है ये 100 मजदूर है या 1000 मजदूर है, वो उनको सुपर एक वो रोज ये पूछा भैया तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, वो यही बता देगा साहब मैंने कल ज्वाइन किया, मैंने परसों ज्वाइन। तो सुपरविजन करने में भी हमें दिक्कत आती है। प्रशासनिक कार्य में वृद्धि हो जाती है। कैसे? रिकॉर्ड रखने में, पुराना गया अब उसका रिकॉर्ड डिलीट मारो। नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन प्रबंधन, हर आदमी अपनी मर्जी से वेतन मांगेगा तो प्रशासनिक कार्य में वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रभाव, यदि श्रम निकासी सीमित हो तो सकारात्मक प्रभाव हमारा पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 10वें पे आ गए हम। अब हम आ गए क्वेश्चन 10वें पे। अधिक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई ओवर टाइम क्यों जरूरी है? ओवर टाइम इसलिए जरूरी है कि उत्पादन की अधिक मांग, तो जितना समय उतने भी तो 8-10 घंटे में तो मजदूर काम करेगा। अब मेरे पास में मान लो मेरे पास में डिमांड तो ज्यादा आ गई, अब मेरे पास में माल नहीं है तो मैं क्या करूंगी? ओवर टाइम करवाऊंगी मैं। दूसरा, कार्य में विलंब या आपात स्थिति, मान लो मेरी मशीन चलते चलते खराब हो गई और वो 4 दिन में या 8 दिन में या 10 दिन में ठीक होगी, तो वो 10 दिन का प्रोडक्शन नहीं निकला तो अब क्या करूंगी मैं? जब मशीन ठीक हो गए आ जाएगी तो ओवर टाइम करवाऊंगी अपने मजदूरों से। तो ये ओवर टाइम की, ये पूरा मैंने इसमें मैटर दे रखा है, इस मैटर को पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये पूरा मैंने मैटर दे रखा है, इस मैटर को पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम 11वें क्वेश्चन पे। पारिश्रमिक एवं प्रेरणात्मक मजदूरी में क्या अंतर है? पारिश्रमिक तो वो जो नॉर्मल मैंने कहा कि भैया एक पेन बनाने में मैं आपको 50 रुपए दूंगी, वो तो हो गया पारिश्रमिक। और प्रेरणात्मक वो हो गया कि आप मोटिवेट होके ज्यादा काम करो, इसके लिए मैं आपको बोनस दे रही हूँ। देखो, पारिश्रमिक सामान्य वेतन है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में मिलता है। प्रेरणात्मक मजदूरी वह अतिरिक्त राशि है जो अधिक उत्पादन या उत्कृष्ट कार्य के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार पारिश्रमिक स्थायी भुगतान है, जबकि प्रेरणात्मक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपका पास होने का जुगाड़ बना रही हूं, इनको मन लगा के, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिवाइज करो इस वीडियो को, मन लगा के पढ़ो। ये जो नोट्स है इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इनको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में रटन विद्या करो इनकी, बार बार पढ़ो, 4 बार इसी वीडियो को 4 बार देखो, जिससे कि आपके कंसेप्ट जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आए। तो इन्हीं से आप 2 नंबर भी गेन करोगे, इन्हीं से आप 20 नंबर भी गेन करोगे, और इन्हीं से आप 10 नंबर वाला भी गेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रमिकों को बोनस देने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत बोनस योजनाओं के नाम बताओ साहब। हमने पढ़ रखा है हालसे प्लान, रोवन प्लान, टेलर प्लान, गैंट प्लान, इमर्सन प्लान, मैरिक प्लान, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा चुकी हूं। नेक्स्ट आया 13वां, एक श्रमिक द्वारा 110% कार्य क्षमता पर कार्य करने पर इमर्सन योजना में कितनी मजदूरी मिलेगी? तो इमर्सन याद है क्या आप लोगों को? इमर्सन था मेरा कि नॉर्मल मजदूरी तो मैं जो दे रही हूँ वो तो दे ही रही हूँ आपको, और साथ में जो भी आपने 100% से ज्यादा किया तो हर 1% पे 1% मजदूरी दे रही हूँ। देखो, इमर्सन दक्षता योजना में 110% कार्य करने का पारिश्रमिक देखते हैं भैया। इमर्सन पहले तो लॉजिक क्या दे रहा था, 66 सही 2/3% तक केवल टाइमली वेजेस, 66 सही 2/3 से 100% समय दर और बढ़ता हुआ बोनस, और 100% से ज्यादा पे समय दर और 20% बोनस। अब हमने कहा 100% से अधिक दक्षता पे 20% से अधिक अतिरिक्त बोनस, लगभग प्रत्येक एक अतिरिक्त पर
अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? उसने क्या कहा था क्वेश्चन मेरा कि 110% काम किया है, तो कैसे करेंगे 110% पे? 100% पे, एक सेकेंड, 100% पे समय दर और 20%, 100% से अधिक दक्षता पे 20% से अधिक। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि 100% पे तो मैंने दे ही दिया, अब अतिरिक्त 10% दक्षता है उस पर 10% बोनस दूंगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाया, कुल मिला के मैं 30% बोनस आपको दूंगी, ठीक है, क्योंकि 100% पे मैं 100% पे मैं कितना दे रही हूँ? 20% दे रही हूँ। देखो दोबारा बताती हूँ एक बार। इमर्सन कहता है 100% पे अगर आपने काम किया है, कहाँ गया ये रहा, 100% पे काम किया तो समय तर तो दूंगी, लेकिन बोनस की बात है तो 20 तो ये, लेकिन उसने 110% काम किया, सॉरी 120 किया था, तो 20% और दूंगी मैं, ठीक है। 100 पे 20 और जो ऊपर का 20 है उस पे भी 20 ही दे रही हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिकली करवा चुकी हूं तो आपको वहां पर आना चाहिए ये सारी चीजें। कहता है हाल से बोनस योजना को संक्षेप में समझाइए। हाल से के लिए पूछ रहा है। हाल से योजना एक प्रेरणात्मक मजदूरी योजना है जिसमें श्रमिकों को उसके कार्य के लिए समय दर टाइम रेट के साथ साथ बचाए गए समय टाइम सेव्ड पर एक निश्चित बोनस के रूप में दिया जाता है। भाई टाइमली वेजेस देते हैं और साथ में टाइम सेव्ड की देते हैं। याद है वो हाल से प्लान और हाल से प्रीमियम प्लान। एक हाल से प्लान था जिसमें 50% देती थी बोनस, और एक हाल से प्रीमियम था जिसमें 30% देती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन करते हैं हम। 15वां कहता है अप्रत्यक्ष व्यय, और इस पे मैंने वो भी बना रखा है, आपका शॉर्ट भी बना रखा है, याद हो तो आपको। अप्रत्यक्ष व्यय मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड में क्या अंतर है? अक्सर हमने कहा था ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड्स, पर वो तो अंतर पूछ रहा है। कह रहा है अप्रत्यक्ष व्यय मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल खर्चे हैं जो सीधे किसी उत्पादन से संबंधित नहीं होते क्योंकि अप्रत्यक्ष हैं। ऊपरी व्यय वे सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष लागतें जिसमें श्रम भी आएगी, सॉरी सामग्री मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा और एक्सपेंडिचर भी आएगा, शामिल होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष व्यय ऊपरी व्यय का एक भाग है। देखो दोबारा बताती हूँ। एक मैंने बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोला मैंने? एक सेकंड, एक मैंने बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, और एक मैंने बोला ओवरहेड। ओवरहेड ये तो एक्सपेंस दिख रहा है ना, तो इनडायरेक्ट ये तो जो है इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो ये तो सिर्फ एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट है, लेकिन ओवरहेड में तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों चीजें आती हैं। ये अंतर है भैया, ये सिर्फ एक्सपेंस को दिखाता है और ये तीनों चीजों को दिखाता है हमारा। नेक्स्ट आया ऊपरी व्यय के बंटन एवं अनुभाजन में क्या अंतर है? बंटन में पूरा व्यय एक ही लागत केंद्र को दिया जाता है और अनुभाजन में उसका एलोकेशन किया जाता है ना। बंटन का मतलब एलोकेशन, एलोकेशन में हमने क्या किया, लागत एक ही लागत को, और अनुभाजन में व्यय को कई लागत केंद्रों को उचित आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन, कारखाना ऊपरी व्यय एवं कारखाना लागत में क्या अंतर है? कारखाना ऊपरी व्यय केवल अप्रत्यक्ष उत्पादन व्ययों का समूह है और कारखाना लागत उत्पादन की कुल लागत जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों शामिल हैं। समझ में आया? देखो कैसे मैं बता देती हूँ आपको। क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछ रहा है एक तो कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में मैं फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी और भी जो हमारे फैक्ट्री मतलब मजदूरों की वेजेस, ये सब डालूंगी। ये तो हो गया आपका ओवरहेड, है ना। अब कह रहे हैं कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है भैया? डायरेक्ट मटेरियल, एक सेकेंड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करती हूँ फैक्ट्री ओवरहेड को, तो निकल के आती है वर्क कॉस्ट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्या पूछा था उसने? कारखाना ऊपरी व्यय, तो ये तो खाली कारखाना ऊपरी व्यय हुआ। और कहता है कारखाना लागत में क्या अंतर है? तो लागत में ऊपरी व्यय भी जुड़ा हुआ है जबकि ऊपरी व्यय में लागत नहीं जुड़ा हुआ। दोनों बातों में अंतर दिख गया ना हमारे को। चलिए नेक्स्ट, 20वें नंबर के क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में टाइम कम बचा है, लेकिन गारंटी है कर लोगे तो हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा जी। यदि क्रियाशीलता का स्तर परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत तथा प्रति इकाई स्थिर लागत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज चेंज। कहता है परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई स्थिर रहेगी और स्थिर लागत प्रति इकाई उत्पादन स्तर के साथ में विपरीत दशा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ऊपरी व्ययों से क्या अभिप्राय है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। कह रहा है ऊपरी व्यय वे सभी अप्रत्यक्ष लागतें हैं। ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो उत्पादन व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक होती हैं। इनका वर्गीकरण कार्य व्यवहार तत्व के आधार पर किया जाता है जिससे लागत का सही निर्धारण हो सके। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, देखो ऊपरी व्यय में हमारे कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड क्या है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है कि मैं कोई बस चलाते हैं, बस में मान लो 55 सवारियां जाती हैं, लेकिन सवारियां मतलब कैपेसिटी 55 की है, लेकिन मान लो 40 ही इन ए डे चलती हैं, और ये बस का जो मेरा आने जाने का रास्ता है, मान लो ये बस मेरी जो है 20 किलोमीटर जाना और 20 ही आना, 40 किलोमीटर एक दिन में चलती है, तो मैं एक पैसेंजर से कितना लागत लगाऊं, कितना पैसा लूं जो मेरे को नुकसान ना हो बस चलाने पे, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, किन्हीं 5 संस्थाओं के नाम बताइए जहां परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। 5 संस्था पूछ रहा है वो आपको, तो 5 संस्थाओं में सबसे पहले देखो, पहले बात तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रयोग की जाती है। तो एक बात बताओ, जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है वो क्या सेवा भावी नहीं है, हैं? जो रेलवे है वो सेवा नहीं है, जो रेलवे के अलावा इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या सेवा नहीं है, जो होटल इंडस्ट्री है वो सेवा नहीं है, जो हॉस्पिटल, तो ये हमारे 5 इंडस्ट्री हैं। वाटर वर्क्स जो है वो भी हमारा सेवा है, ठीक है, ये हमारी सेवाएं हैं। चौथे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, चौथे क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, कहते हैं परिचालन लागत लेखांकन में लागत इकाई से क्या आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं आश्रय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट यूनिट इन ऑपरेटिंग, एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। परिचालन लागत लेखांकन में लागत इकाई वह मापदंड है जिसके आधार पर सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है ना, ये कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट, तो प्रति इकाई, जैसे मैंने कहा ना एक पैसेंजर से मैं कितना पैसा लूं, उसको सवारी मतलब उसको अगर वो सवारी कर रहा है मेरी बस में तो उससे मैं कितना किराया वसूल करूं, उसको बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पांचवा हमारा, परिशुद्ध टन किलोमीटर से क्या आश्रय है, मतलब एब्सोल्यूट टर्नओवर नहीं सॉरी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कहते हैं परिचालन लागत लेखांकन विशेषकर परिवहन सेवा में परिशुद्ध टन किलोमीटर से अभिप्राय उस वास्तविक माप से है जिसमें प्रत्येक लोड के वास्तविक भार मतलब रूट और टन को उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी से गुणा किया जाता है। जैसे फॉर्मूला ये रहा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिस्टेंस इनटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी। एक जर्नी में कितना किलोमीटर और कितना सामान लेके मैं गई, एक एक जर्नी का हम निकाल रहे हैं, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। और यही जब वो मेरे से कॉमर्शियल के बारे में पूछेगा कि हाउ डू यू कैलकुलेट कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो हम एवरेज निकालेंगे। कॉमर्शियल में क्या निकालूंगी मैं, एवरेज निकालूंगी। देखिएगा कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी इनटू एवरेज वेट, मैंने डिस्टेंस तो ले लिया टोटल, लेकिन मैंने उसका एवरेज भार, जैसे मान लो इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, मान लो मेरे को ए स्टेशन मान लो मुझे ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, तो कभी मैं इधर 10 किलो सामान लेके जाती हूँ, कभी 5 किलो, और कभी कभी ये रास्ता खराब था तो मैं ए से सी पे जाती हूँ, फिर सी से बी पे जाती हूँ, फिर बी से सी पे, सी से ए पे जाती हूँ मैं यहाँ पर। अब इसका रूट भी तो बढ़ गया, मान लो ये तो 200 किलोमीटर है, और जब मैं इससे जाती हूँ तो 300 किलोमीटर, ये 200 पड़ता है और ये 100 पड़ता है, तो 300 किलोमीटर, तो इसमें मैं एवरेज निकाल के चलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखिएगा, यात्री गाड़ियों के लिए उपयोगिता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूटिलाइजेशन रेशो फॉर पैसेंजर व्हीकल, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यूटिलाइजेशन रेशो क्या है मेरा, एक्चुअल पैसेंजर
अपॉन बजटेड पैसेंजर किलोमीटर इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिख लो जिससे कि एग्जाम में आए तो आप लोग लिख के आ सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, कहता है एक बस में 90,000 किलोमीटर चलती है, एक बस है मेरे पास में 90,000 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर की डीजल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये एवरेज हो गया ना कि 1 लीटर में 12 किलोमीटर जाऊंगी तो एवरेज गाड़ी का निकल गया। डीजल की लागत 10 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल की लागत पूछ रहा है वो कि टोटल डीजल की लागत कितनी लगेगी। तो देखो 90,000 किलोमीटर में चलूंगी, 1 लीटर में दूरी 12 किलोमीटर है मेरी, मतलब एवरेज, और डीजल की कॉस्ट ये। तो सबसे पहले तो मैं टोटल डीजल रिक्वायर्ड निकाल लूं कि टोटल डीजल रिक्वायर्ड कितना है मेरे को। तो कितना है टोटल डिस्टेंस, कितना चाहिए मेरे को, टोटल डिस्टेंस कितना है 90,000, तो एवरेज ऑफ व्हीकल कितना है 12, तो मेरे को डीजल रिक्वायर्ड कितना पड़ा 7,500 लीटर, और 1 लीटर की कीमत कितनी थी 10, तो 7.5 की कितनी है 75,000 लीटर रुपए का मेरे को डीजल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, परिचालन लागत निर्धारण विधि के उद्देश्य बताओ भैया। तो परिचालन लागत विधि का मुख्य उद्देश्य सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात कर उसे नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि मैं कम पैसे में सवारी को ले जा सकूं। उचित मूल्य निर्धारण करना था, संस्था की लाभदायकता और कुशलता, कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना है। सही है ना, क्या कह रहा था वो आपको, कहता है परिचालन लागत विधि का उद्देश्य, मैं क्यों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ रही हूँ, जिससे कि आज मान लो मैं जयपुर में घूमती हूँ तो मेरा किराया 50 रुपए लगता है, कल को अगर मैं इसको कंट्रोल करूं, मान लो मैं मालिक हूं और मैं कंट्रोल करूं तो मेरी वो 50 से 45 रुपए आ जाए, तो बस की जो सवारी है वो मेरी बस में बैठना पसंद करेगी ना। तो ये हमारा इसका उद्देश्य है, इसको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट आता है वो आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, परिशुद्ध टन किलोमीटर तथा वाणिज्य टन किलोमीटर के कोई 4 अंतर बताओ। मैंने बताया था ना अभी, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो गणना का आधार, ये ए से एब्सोल्यूट है, सी से कॉमर्शियल है। गणना कैसे करते हैं एब्सोल्यूट में, हम लोग वास्तविक भार इंटू वास्तविक दूरी, और इधर हम औसत से करते हैं, कॉमर्शियल में कितने से करते हैं, औसत भार इंटू कुल दूरी। सटीकता, अधिक सटीक, जब मैं एब्सोल्यूट से करूंगी, वास्तव से करूंगी, तो वो चीज सटीक भी आएगी, वास्तविक भी देगी, और ये अपेक्षाक्रम कम सटीक होएगी जब मैं कॉमर्शियल से करूंगी। गणना की विधि, प्रत्येक यात्रा का अलग अलग गुणन कर योग, क्योंकि एब्सोल्यूट निकाल रहे तो अलग अलग, और औसत में निकाल रहे हैं हम इसका, तो एक बार में गुणन हो जाएगा। श्रम, समय और श्रम, गणना में अधिक समय लगता है क्योंकि एब्सोल्यूट निकालते हैं, और श्रम भी ज्यादा लगता है, ये शीघ्र निकल जाती है, और समय भी कम लगता है। उपयोग, ये विस्तृत और सही लागत बताती है, कौन सी, एब्सोल्यूट, और कॉमर्शियल कौन सी होती है, त्वरित लागत बताती है मेरे को ये। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है ना, कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आ गया, कहता है विचरण से क्या। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस पढ़ाया था मैंने आपको, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, अंतर। विचरण से अभिप्राय है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग के बीच का अंतर, अर्थात जब किसी कार्य उत्पादन के लिए पहले से स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है और वास्तविक व्यय उससे अलग होता है, तो दोनों के बीच में अंतर मेरा क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है मेरा। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है आपसे, फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, जो मैंने सोचा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर उससे कम मेरी एक्चुअल कॉस्ट आती है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा भैया, और प्रॉफिट होते ही वो क्या कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। अब पढ़ लेते हैं, अनुकूल, अनुकूल विचरण वह स्थिति है जब वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है, वास्तविक आय मानक आय इनकम तो ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, अर्थात जब परिणाम संस्था के लिए लाभकारी हो तो उसे अनुकूल विचरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है वो आपसे, सामग्री लागत विचरण ज्ञात करने का सूत्र बताओ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। कहते हैं श्रम उत्पादन विचरण ज्ञात करने का सूत्र बताओ। किसका सूत्र, लेबर यील्ड वेरिएंस का। तो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पांचवा, कहता है कार्यहीन समय विचरण से क्या आश्रय है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडल टाइम वेरिएंस। पहली बात तो मैं आइडल टाइम बता देती हूँ। आइडल टाइम वो टाइम होता है जब मजदूर
फैक्ट्री में मतलब कारखाने में काम करने के लिए तो उपस्थित है, लेकिन मालिक उसको काम नहीं दे पा रहा है। अब मजदूर काम भी नहीं कर रहा, लेकिन मालिक को उसकी उपस्थिति मतलब जब वो मजदूर है तो उसकी वेजेस तो देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं आइडल टाइम, इसको बोलते हैं कार्यहीन समय। क्या बोलते हैं कि कार्य तो किया नहीं है, कार्यहीन, और समय है ये सब मेरा। अब वो कह रहा है आइडल टाइम वेरिएंस से क्या आश्रय है। कार्यहीन समय कार्यहीन समय विचरण से अभिप्राय उस विचरण से है जो श्रमिकों के ऐसे समय के कार्य कारण उत्पन्न होता है जब उन्हें मजदूरी तो दी जाती है परंतु वे किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगे होते। अर्थात जब श्रमिक मशीन खराब, बिजली कटौती, सामग्री में कमी या अन्य कारणों से खाली बैठते हैं तो उस समय का वेतन कार्यहीन समय कहलाता है और उससे उत्पन्न अंतर कार्यहीन समय विचरण कहलाता है, क्योंकि इसने आइडल टाइम वेरिएंस ही पूछा है। अगर मान लो आइडल टाइम नहीं होता तो मैं जो वेजेस दे रही हूँ, मजदूर को वेजेस दे रही हूँ, वो मान लो मैं 100 रुपए देती, 100 रुपए में 10 यूनिट मैंने निर्माण किया। अब आइडल टाइम उपस्थित होने पर मैंने उनको 110 रुपए में 8 यूनिट ही बनाई, तो ये आइडल टाइम है 10 रुपए का आपका, और यूनिट भी तो कम बनी है, कहां 10 का 8 आपकी बनती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का, कहता है निष्क्रिय समय विचरण हमेशा प्रतिकूल होता है। हाँ भाई, मैंने मजदूरी दे दी और मेरा काम नहीं हुआ तो वो तो एडवर्स ही होगा ना, नेगेटिव ही होगा ना। कह रहे निष्क्रिय समय वह समय होता है जिसमें श्रमिकों को मजदूरी तो दी जाती है परंतु उत्पादन कार्य नहीं कर पाते। इससे उत्पादन नहीं बढ़ता परंतु लागत अवश्य बढ़ जाती है। इसी कारण निष्क्रिय समय हमेशा एडवर्स प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, क्या कह रहा है वो 7वें क्वेश्चन पे आपको, डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कहते हैं प्रमाप लागत लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत उत्पादन या सेवा के लिए पहले से निर्धारित स्टैंडर्ड लागत तय की जाती है और बाद में वास्तविक लागत से उसकी तुलना करके वेरिएंस निकाला जाता है ना, अंतर। इसमें पहले आदर्श या अनुमानित लागत निर्धारित की जाती है, फिर वास्तविक परिणामों से तुलना कर अंतर का विश्लेषण किया जाता है। पूछा क्या था उसने, कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने सोचा इसमें 10 रुपए लगेगा, बाद में पता चला 8 रुपए लग रहा है, तो ये जो अंतर है ये मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहला रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहता है, नेक्स्ट कह रहा है वो आपसे विचरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरिएंस एनालिसिस। विचरण विश्लेषण से अभिप्राय स्टैंडर्ड और एक्चुअल परिणामों के अंतर, जो अंतर उत्पन्न होता है उसको विचरण कहते हैं। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि मैंने सोचा था ये काम जो है 10 रुपए में होगा और ये काम 8 रुपए में हो गया, तो 2 रुपए क्या कहलाएगा, मेरा वेरिएंस। 2 रुपए मेरा क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो आपको 9th नंबर पे आ गए हम लोग, बजटरी नियंत्रण। एक सेकेंड, हाँ, कहते हैं बजटरी नियंत्रण तथा प्रमाप लागत लेखांकन में कोई दो अंतर बताओ। बजटरी नियंत्रण व्यापक प्रणाली है, मतलब बजट जो पूरे संगठन की योजना एवं नियंत्रण से संबंधित होती है ना। देखो बजट या तो स्टेट बनाता है या सेंटर बनाता है। क्या आम आदमी घर पे बजट बनाता है तो एक एक आदमी के लिए बजट नहीं बनता, पूरे परिवार का बजट बनता है। तो बजट एक हमारी व्यापक प्रणाली है जो पूरे संगठन की योजना एवं नियंत्रण से संबंधित होती है, जबकि प्रमाप लागत लेखांकन विशेष रूप से उत्पादन लागत के नियंत्रण और विश्लेषण से, मतलब मेरे को मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी ना वो तो काम। और बजट तो क्या होता है, व्यापक है, और बजट स्टैंडर्ड क्या होता है, वो छोटे रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के उद्देश्य बताओ भैया। एक तो लागत नियंत्रण, कार्यकुशलता का मूल्यांकन होता है, विचलन विश्लेषण होता है इससे। देखो भाई मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रही हूँ तो कम से कम लागत मेरी कंट्रोल में आएगी ना। मानक मानक मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करने वास्तविक लागत से तुलना की जाती है जिससे अतिरिक्त व्यय को निर्धारित किया जा सके। ठीक है ना। तो विचलन विश्लेषण अपव्यय में कमी होती है, मूल्य निर्धारण में सहायता होती है, प्रबंधकीय निर्णय में सहायता होती है। अब हम आ गए मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एक्सप्लेन मीनिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत से अभिप्राय उस अतिरिक्त लागत से है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण पर आती है। जैसे मैं 100 यूनिट बना रही हूँ, 100 यूनिट बनाने पे मान लो मेरा 100 रुपए का खर्चा है, तो 101 यूनिट बनाने पे मेरा कितना खर्चा आएगा, वो मेरा क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। जब उत्पादन में एक
जब उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि की जाती है तो कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है वही सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत लेखांकन का अर्थ स्पष्ट करो। क्या कह रहा है वो आपसे? क्या कह रहा है वो आपके? सीमांत लागत लेखांकन का अर्थ स्पष्ट करो, है ना। सीमांत लागत लेखांकन, अभी उसने कॉस्ट बोली थी, अब वो लागत लेखांकन की बात कर रहा है, जिसमें केवल परिवर्तनशील लागतें कोई उत्पादन की लागत माना जाता है, जबकि स्थिर लागत को उस अवधि की व्यय मानकर सीधे लाभानी खाते में दिखा दिया जाता है। ये मेरा सीमांत लागत का लेखांकन और कॉस्ट में अलग अलग दोनों बातें हैं हमारी। नेक्स्ट कह रहा है वो आपसे, सीमांत लागत लेखांकन की कोई दो सीमाएं बताओ, मतलब लिमिटेशंस की बात कर रहा है वो आपसे। तो एक तो स्थिर लागत की उपेक्षा होती है, हमने कहा ना मार्जिनल कॉस्टिंग में हम खाली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीएनएल में दिखा देते हैं। तो हो गया ना ये कि स्थिर लागत को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर मार रहे हैं हम लोग। और दूसरा दूसरा उसकी लिमिटेशन क्या है, दीर्घकालीन निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं होती है वो। यह विधि मुख्यतः अल्पकालीन निर्णयों के लिए उपयोगी है। दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण या उत्पादन विस्तार के निर्णय में स्थिर लागतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब वो ये कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंशदान का अर्थ बताओ। कंट्रीब्यूशन तो मैंने आपको 100 बार बता रखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वो यहां बता रहा है। ये कहता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर, अर्थात जब किसी उत्पाद की बिक्री से प्राप्त राशि में से उसकी परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाता है तो अंशदान बचता है। यही मैंने बताया ना कि सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिर वो कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीवी रेशो को समझाओ भैया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को। लाभानी अनुपात से अभिप्राय अंशदान, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का अनुपात है, बीच के अनुपात से है। फॉर्मूला क्या बताया पीवी रेशो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, फिर कहता है वो आपको बीईपी समझाओ, अंडरस्टैंड बाय बीईपी समझाओ। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस। जिस बिंदु पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो मेरा बीईपी होगा। ठीक है, बीपी होगा। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिसमें कुल आय, टोटल सेल्स और कुल लागत बराबर होती है, यही तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। इस बिंदु पे ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है भैया, कहते हैं सुरक्षा सीमा का अर्थ बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। सुरक्षा सीमा वह अंतर है जो वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद बिंदु के बीच रहती है और यह बताता है कि बिक्री में कितनी कमी होने पर व्यवसाय सुरक्षित रह सकता है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई मेरी। फिर कहता है 8वां वो आपसे, सीमांत लागत लेखांकन की महत्व, एक सेकेंड, सीमांत लागत लेखांकन की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? लागत वर्गीकरण की मान्यता है, मूल्य निर्धारण की मान्यता है, उत्पादन स्तर की मान्यता है, योगदान की मान्यता है ना, और समय अवधि की मान्यता है, समय अवधि की मान्यता है, अन्य मान्यताएं में आपकी कौन कौन सी है? तकनीकी परिवर्तनशील स्तर में मान्यताएं हैं आपकी। फिर वो आपसे कह रहा है नेक्स्ट, सीमांत मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के लाभ बताओ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लाभ क्या है? लेखांकन प्रबंध को अल्पकालीन लागत नियंत्रण, लाभ विश्लेषण, मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में सरल, सटीक और प्रभावी उपकरण प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वो आपसे 10वां क्वेश्चन कहता है आपसे, सम विच्छेद बिंदु की 4 सीमाएं बताओ भैया। तो ये सम विच्छेद बिंदु की 4 सीमाएं हैं। मानक लागत और मूल्य पर आधारित केवल चार्ट लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट और नियत विक्रय मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसकी 4 अपन जो लिमिटेशंस देख रहे हैं वो रही ये रही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा देती हूँ फिर बंद करते हैं आज का हम लोग। कह रहा है संयोग के कोण के क्या आश्रय, क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। संयोग के कोण से आश्रय उस कोण से है जो वास्तविक बिक्री रेखा और कुल लागत रेखा, वास्तविक बिक्री मतलब एक्चुअल सेल्स और टोटल सेल्स के बीच बनता है। यह शब्द मुख्यतः सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन एनालाइज में प्रयोग किया जाता है। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा जो मैंने आपको बताया है आज। इससे आप, इस वीडियो से आप अपने जो आपका 120 मार्क्स का पेपर आता है, आपका टोटल पेपर कितना होगा 120, जिसके हमने डिवाइड किए
40 तीन पार्ट्स होते हैं वैसे तो, 40 और 80, 80 के भी दो पार्ट हुए, 20 और 20। ये वीडियो इस पार्ट पर आधारित था, और ऐसा नहीं है कि इस पार्ट पे आधारित नहीं है, मैंने बड़े क्वेश्चन भी दिए हैं, आप इनसे पास हो सकते हैं। आप ये मान के चलिएगा कि 120 में से अगर जो मैंने YouTube पे आपको पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, वो और ये पढ़ लेते हैं, तो आपके 120 में से 120 नंबर आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल है तो मुझे मोटिवेट करो। थैंक यू सो मच।